नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की, और ये कंपनी हाल ही में चर्चा में रही। वो उसका कारण ये था कि ये जो कंपनी है अक्टूबर में अपनी पीक से लगभग 46-47% करेक्ट हो गई, और ये करेक्शन सिर्फ 2 महीने में हुआ। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि ऐसे क्या कारण थे कि इस कंपनी में इतना ज़बरदस्त करेक्शन आया। ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ क्वेश्चंस इस कंपनी में उठ रहे थे, क्या ये जस्टिफाइड है, और क्या ये कंपनी आज के भाव में इतने फॉल के बाद ये निवेश लायक है या नहीं है। तो बहुत ही सरल शब्दों में हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ, इस कंपनी में गिरावट के क्या कारण थे। आज के वीडियो में हम केवल इस कंपनी का इंट्रोडक्शन या बिजनेस का इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि हमने पहले इसके ऊपर केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के ऊपर पहले एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप अगर बिजनेस मॉडल समझना चाहें, बेसिक से इस कंपनी को समझना चाहें, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में संक्षेप में ये जानते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी एक ESDM सर्विस प्रोवाइडर है। ESDM सर्विस प्रोवाइडर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब संक्षेप में कहें तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना, उसको ये डिज़ाइन करती है। उसके लिए ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बना सकती है अगर वो चाहें तो। उसके अलावा उसके साथ चिप इंटीग्रेशन कर सकती है। चिप इंटीग्रेशन का मतलब ये कि वो पूरा जो कंपोनेंट है वो अगर किसी चिप से चलता है तो वो चिप को मैच कर सकती है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से। इसके अलावा जो बचे हुए पार्ट हैं, एक आपके PCB आ गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आ गया, उसके ऊपर आपने चिप लगा दी। चिप लगाने के बाद वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अन्य जो चीज़ों से, अन्य पार्ट से जो कनेक्ट होगा तो ये वो कनेक्ट भी कर सकती है, जिसको असेंबलिंग बोलते हैं। इसके साथ ही साथ ये जब एक बार असेंबल बन के वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन गया तो उसकी ये टेस्टिंग भी करती है। टेस्टिंग करके ये आप फाइनल जो पार्ट है वो आगे भिजवा देती है। किसको? जिन्होंने इनको ये ऑर्डर दिया कि हमारे लिए कंपोनेंट तैयार करो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, खुद अपने ब्रांड का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये दूसरों के लिए काम करते हैं। ये बेसिकली आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग है ये। अब क्या है, जो इनके ग्राहक हैं वो जरूरी नहीं है कि इनको सारा काम करने को गए। तो कई लोग ये कहते हैं भाई ये डिज़ाइन जो है ना ये हमारी ले लो, ठीक है, डिज़ाइन हम देंगे तुमको। जैसे उदाहरण के लिए एक समझें, नोकिया वाला जो है वो इनसे ये कहता है कि साहब मेरे को एक पर्टिकुलर कंपोनेंट आप बना के दे दो, ठीक है, मेरे फ़ोन के लिए। अब ये क्या करेंगे, वो ये कहेगा भाई डिज़ाइन जो है ना वो डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी बनवा रखी है, आपका काम कुछ नहीं करना। आप जो है माल प्रोक्योर करो, माल प्रोक्योर करके मेरी डिज़ाइन के हिसाब से आप उसको मैन्युफैक्चर कर दो, टेस्ट कर दो और मेरे को भेज दो, और बाकी काम मैं कर लूँगा। तो इसमें से यानी ये जितने स्टेप्स मैंने ESDM के आपको पहले बताए वीडियो में, तो उनमें से कोई आवश्यक नहीं है कि इनके जो ग्राहक हैं, इनके जो क्लाइंट्स हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं, वो इनसे पूरे काम करवाए, पूरे एक एक काम करवाए। हो सकता है वो इनमें से कुछ काम करवाए, और हो सकता है कोई एक ऐसा ग्राहक भी हो जो उन्हें डिज़ाइन से लेके और फाइनल प्रोडक्ट तक वो बनवाए। तो इस तरह के काम ये करते हैं, यानी कि ESDM की पूरी वैल्यू चेन में ये कंपनी जो है ये प्रेजेंट है। अच्छी बात है, ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। अब है क्या, ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करती है? तो देखिए, ये ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो बनाती है। फिर ये डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो बनाती है, एरोस्पेस के लिए। इसके अलावा जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है उनके लिए कंपोनेंट बनाती है, रेलवेज़ के लिए बनाती है। उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, IT इंडस्ट्रीज़ में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो वो कंपोनेंट बनाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आप सिंपल ये समझ लीजिए, ऐसे कंपोनेंट जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं और वो आपस में इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण, बहुत ही सरल उदाहरण उसका ये है कि जो स्मार्ट मीटर आजकल लगने लग गए, वहाँ पर मीटर रीडर घर पे आपके आके रीडिंग नहीं लेके जाता, वो आसानी से वो स्मार्ट मीटर जो है ना वो इंटरनेट के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर आपका है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग कंपनी है, वो वहाँ तक वो इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट उसको रीडिंग भेज देता है, और वहाँ पर आपका बिल जनरेट होकर आपके मोबाइल पे आ जाता है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक उदाहरण है, जहाँ पर कमांड सेंटर से जो आपका स्मार्ट मीटर है ना वो बात कर रहा है एक तरीके से बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के।
तो ये अब बात करते हैं आखिर इस कंपनी में हो क्या रहा है। तो देखिए, ये जो शेयर है ना, इसका भाव लगभग अक्टूबर 2025 में 7700 रुपये के आसपास भाव था, और उसके बाद अब इसका भाव लगभग 4200 रुपये था, 4200 रुपये है। लेकिन दिसंबर महीने में इसने एक लो लगाया 7700 से सीधे 3700 रुपये, यानी 4000 रुपये का आप समझ लीजिए इसमें भयंकर तरीके से फॉल आया। तो ये फॉल लगभग 46% है। तो शेयर जो है अपने पीक से आधा हो गया, वो भी इतना फास्ट, इतने कम समय में। तो इतनी फास्ट गिरावट के आखिर कारण क्या थे, तो उन कारणों को समझते हैं और जानते हैं कि कंपनी ने उन कारणों को कैसे टैकल किया। तो हुआ ये कि 3 दिसंबर 2025 को कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट किसके ऊपर थी? जो इन्होंने अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स FY25 के पूरे ईयर के लिए दिए, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी करके कुछ कमेंट्स किए। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने ये कहा कि साहब कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन इनके जो फाइनेंशियल्स जो है ना, जो ये डिस्क्लोज अपने कर रहे हैं, वो कुछ एम्बिगुअस है, स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर है, और उनके कारण ऐसा डाउट होता है कि इनके जो फाइनेंशियल्स है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है। तो इस प्रकार से कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने इस कंपनी के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 3 दिसंबर 2025 को कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की ये रिपोर्ट आई, और उसके 2 दिन बाद यानी बहुत ही जल्दी वो जो रिपोर्ट के बारे में जो फाइनेंशियल पे ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे, उनका जवाब केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया ने दे दिया। ये एक प्लस पॉइंट है किसी कंपनी के लिए कि उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से जवाब दिया जो ऑब्जेक्शंस फाइनेंशियल्स के बारे में इस ब्रोकरेज फर्म में रेज किए। तो पहले समझते हैं कि आखिर क्या ये ऑब्जेक्शंस थे, और जो कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया, उसने आखिर इनका क्या जवाब दिया। तो पहला ऑब्जेक्शन ब्रोकरेज फर्म का ये था कि FY25 में केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया ने 2 एक्विजिशन किए, और वहाँ पर जो उन्होंने गुडविल का ट्रीटमेंट किया वो बेसिकली बड़ा कंफ्यूजिंग और एम्बिगुअस है, और ऐसा लगता है कि उन एक्विजिशंस के लिए जितनी उनकी वैल्यू थी, उन 2 कंपनीज की जो वैल्यू थी, उनसे कहीं ज़्यादा आपने पेमेंट कर दिया। तो इस ऑब्जेक्शन को सरल शब्दों में समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई शॉप खरीदी, अब शॉप की कीमत आप कितने देंगे? भाई शॉप में जो असेट है, जो माल है, उसकी कीमत देंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर उसकी माल की कीमत 100 रुपये है और आप इसकी 125 रुपये कीमत दे रहे हैं, तो 25 रुपये जो हुआ वो गुडविल हुआ। वो गुडविल का मतलब ये कि ऐसी इनटेंजिबल चीज़ें जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो माल दिखाई नहीं दे रहा है आपको, लेकिन उसकी कीमत है। जैसे हो सकता है वो जो दुकान आप खरीद रहे हैं, उसका ब्रांड इतना पॉपुलर हो कि उस ब्रांड के कारण आपके यहाँ ग्राहक आता हो, तो ये 25 रुपये एक्स्ट्रा जो उसके माल के अलावा आपने दिया, वो बेसिकली गुडविल कहलाती है। गुडविल से रिलेटेड जो ऑब्जेक्शन था, उसका जवाब कंपनी ने ये दिया कि साहब जो हमने ये जो 2 एक्विजिशन किए थे, उसकी ज़्यादा प्राइस हमने इसलिए पे किया, माल से ज़्यादा, एसेट से ज़्यादा प्राइस इसलिए हमने पे किया क्योंकि उसके पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स के थे, यानी पहले से उसके पास कॉन्ट्रैक्ट थे। अभी कॉन्ट्रैक्ट दिखाई तो देते नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो इनविजिबल चीज़ है, तो हमने इनको जो है इनविजिबल एसेट के रूप में ट्रीट किया है, और हमारी अकाउंटिंग जो भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से प्रॉपर है। तो एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब इस कंपनी ने दिया। दूसरा ऑब्जेक्शन जो ब्रोकरेज फर्म का था वो ये था कि साहब इनकी जो कंटिजेंट लायबिलिटी केन इंडिया की, ये जो है 520 करोड़ रुपए से बढ़ गई है, और ये इनकी जो नेटवर्थ है, यानी शेयर होल्डर्स के जो फंड है, उसका 18% है। इसको भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप और आपके फादर एक ही घर में रहते हैं, एक ही जॉइंट फैमिली है आपकी, लेकिन आप अलग बिजनेस कर रहे हैं और आपके जो फादर हैं वो अलग बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या है, आप बैंक से लोन लेने गए तो हुआ ये कि बैंक वाला कहता है भाई आपकी तो क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं, तो आप जो है ना किसी से मेरे को गारंटी दिलवाओ। तो आपके फादर की रेपुटेड कंडीशन है,
ऑलरेडी उनकी क्रेडिट हिस्ट्री, तो आपके फादर ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि अगर मेरा बेटा नहीं चुकाएगा ना तो मैं चुकाऊंगा, और उस बेसिस पे इस जो बैंक है वो आपको लोन दे देता है। तो ये जो लायबिलिटी क्रिएट हुई, किसकी लायबिलिटी क्रिएट हुई? आपके फादर की लायबिलिटी क्रिएट हुई। मेन लायबिलिटी तो आपकी है, लेकिन आपके फादर की जो लायबिलिटी क्रिएट हुई, ये लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाती है। कंटिंजेंट का मतलब ये वो होगी तब, वो पैदा तब होगी जब आप नहीं चुका पाएंगे उसको। लेकिन अगर वो किसी कारण से मटेरियलाइज हो गई तो आपके जो फादर हैं इनको नुकसान होगा और उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्शन था कि भाई केन्स इंडिया की जो शेयर होल्डर्स फंड है ना, वो बेसिकली उसका 18% जो है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई। अब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई तो अगर मान लीजिए इन्होंने जिनके लिए गारंटी दी है वो अगर पे नहीं कर पाए तो बेसिकली होगा ये कि शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा, इस कंपनी के यानी केन्स इंडिया के शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा। तो ये ऑब्जेक्शन था ब्रोकरेज फर्म का। अब केन्स इंडिया ने उसका ये जवाब दिया कि साहब बात ये है कि ये मेरी सब्सिडरी थी, इनको फंडिंग की आवश्यकता थी तो इनके लिए मैंने गारंटी दी है, और ये जो गारंटी देना है अपनी सब्सिडरीज के लिए ये एक नॉर्मल कोर्स में अलाउड है, ये प्रैक्टिस बहुत होती है, और इसलिए जो मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो 520 करोड़ से बढ़ी है। तो ये जो जवाब था ये भी इनका सेटिस्फैक्टरी जवाब था, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस एक प्रिवेलेंट प्रैक्टिस है, इन्होंने कोई हेरा फेरी नहीं की है। तीसरा जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि साहब केन्स, इनकी एक सब्सिडरी थी केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे इन्होंने 180 करोड़ की कोई परचेज की और ये आपने अकाउंट्स में दिखाया नहीं। तो इसको भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो आपके फादर ने आपसे माल खरीदा, अब मैं अगर कंबाइंड अकाउंटिंग करूंगा आप दोनों की, पूरे घर की अकाउंटिंग करूंगा, तो एक तरफ से खरीदा और एक ने बेचा तो ये नेट तो जीरो हो गया, ठीक है। लेकिन आपके फादर के अकाउंट में एक परचेज आएगा और आपके अकाउंट में एक सेल ट्रांजैक्शन आएगा, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ ब्रोकरेज फर्म का ये कहना था कि साहब आपने जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एक हेड होता है, तो वहाँ पे इस तरह के जो रिलेटेड पार्टी होती है सब्सिडरी और मेन के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ या सब्सिडरी टू सब्सिडरी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ये केन्स इंडिया का जवाब ये था कि साहब हुआ ये, हमसे गलती हो गई कि हमने जो इंडिविजुअल स्टैंड अलोन अकाउंट्स थे ना, जो फादर और सन के हमने अलग अलग अकाउंट बनाए, उसमें हमारे से ये रह गया, ये हमसे गलती हो गई, ठीक है, उन्होंने गलती मानी। लेकिन जो कंसोलिडेटेड अकाउंट थे वहाँ पर हुआ ये कि वो नेट ऑफ हो गए। नेट ऑफ का मतलब जैसे फादर ने सन को दिया, तो अगर कंबाइंड फादर और सन का मैं अकाउंट बनाऊंगा तो वो नेटेड ऑफ हो गया, तो वहाँ हमारा जो है कोई इंटेंशन नहीं था, हमने वहाँ पर बिल्कुल क्लियरली सब कुछ डिस्क्लोज किया है और स्टैंड अलोन में हमसे रह गया। तो इस बारे में इन्होंने अपनी गलती मानी। इसी तरीके से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कुछ इस तरह के पेएबल्स और रिसीवेबल्स थे जो इन्होंने कंसोलिडेटेड में, तो वो नेट ऑफ हो गए। नेट ऑफ का मतलब ना लेना ना देना, लेकिन स्टैंड अलोन में इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। तो उस बारे में भी केन्स इंडिया ने अपनी गलती मानी कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये चूक हो गई और आगे से हमने रेक्टिफिकेशन मेजर्स ले लिए, हम आगे से ये काम नहीं करेंगे और हमने फिलहाल भी अपनी गलती सुधार ली है। एक अन्य ऑब्जेक्शन जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने केन्स इंडिया के बारे में रेज किया वो ये था कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है, एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो 17.7% है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है केवल उन कंपनीज को दी जाती है जिनको कोई उधार नहीं देना चाहता, यानी आप डिस्ट्रेस में आके हाई रेट पे उधार ले रहे हैं क्योंकि अन्य जगह से जो सस्ते रेट में आपको लोन मिल नहीं रहा, तो क्या चल रहा है आपके कंपनी में। तो इसके बारे में केन्स इंडिया ने जवाब ये दिया कि देखिए आप एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना बोरोइंग की, तो एवरेज कॉस्ट में तो सारी जितनी तरीके से हम बोरोइंग करते हैं वो कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन आपने यानी कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में हमारी जो बिल डिस्काउंटिंग वाली जो बोरोइंग है वो कंसीडर नहीं की है। अगर वो बिल डिस्काउंटिंग वाली बोरोइंग भी कंसीडर कर लें तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो 17.7 नहीं, वो लगभग 10% आती है, जो एक रीजनेबल रेट है और क्रेडिट, और हमारी जो कंपनी है वो क्रेडिट वर्दी है। अब ये चीज़ क्या होती है, एवरेज कॉस्ट और बिल डिस्काउंटिंग क्या होती है, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए केन्स ने
एक बैंक केन्स इंडिया जो है वो एक बैंक के पास गए और उन्होंने डायरेक्टली कहा भाई 100 रुपये मुझे उधार दे दो, मैं आपको 10% की रेट से साल भर में बाद ये पैसे वापस कर दूंगा। तो ये रहा एक पार्ट। और वहाँ पर उनकी जो कॉस्ट है बोरोइंग, जो उनको ब्याज देना पड़ेगा साल भर बाद, वो 10 रुपये देना पड़ेगा। अब जो दूसरा मोड है उसको आप समझिए, जो बिल डिस्काउंटिंग का भी एक उदाहरण है। तो बिल डिस्काउंटिंग में होता क्या है, जो केन्स इंडिया अपना माल जब किसी ग्राहक को सप्लाई करता है तो वो उधार में सप्लाई करता है। मान लीजिए वो उधार वो है 1 साल की, और 1 साल में वो माल लेने के बाद उस बिल पे या इनवॉइस पे इनका ग्राहक ये लिख के दे देता है कि मैं आपको यानी केन्स इंडिया को जो 100 रुपये है ना, वो इतनी तारीख को यानी साल भर बाद की कोई तारीख वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है और केन्स इंडिया को इमीडिएटली पैसे चाहिए, तो ये अपने बैंक के पास जाते हैं और उनको वो बिल दे देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि साहब आप जो है ना, ये मेरे ग्राहक से साल भर बाद पैसा ले लीजिए और मुझे तो आप इमीडिएटली पैसा दे दीजिए। अब वो बैंक आखिर इमीडिएटली पैसा क्यों देगा? तो बैंक क्या करता है, क्योंकि उसका काम फाइनेंसिंग का है, तो बैंक उस 100 रुपये की जगह जो उसको साल भर बाद मिलने वाले हैं बैंक को, उसकी जगह वो मान लीजिए 2 रुपये काट लेता है और 2 रुपये काट के इनको 98 रुपीज़ इमीडिएटली दे देता है। तो ये जो 2 रुपये हुआ, वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो केन्स इंडिया ने 100 रुपये पे 2 रुपये ब्याज दिया है, किसको? बैंक को दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं। अब आप ये जो 2 बोरोइंग्स का सिस्टम हमने किया, उनको कैलकुलेट अगर आप करें कि 100 रुपये पर आपने एक तरीके जो बोरोइंग है उस पर 10 रुपये ब्याज दिया, दूसरी तरीके बोरोइंग यानी बिल डिस्काउंटिंग में 100 रुपये की बोरोइंग पे आपने 2 रुपये ब्याज दिया, तो टोटल आपका ब्याज हुआ 10 + 2 12, और आपने टोटल बोरोइंग की 200 रुपये की। तो 12 / 200 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ब्याज आएगा वो आएगा 6%। तो ये कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने, इनका कहना ये था केन्स इंडिया का, कि जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने एवरेज कॉस्ट में हमारी जो हाईएस्ट रेट ऑफ बोरोइंग है ना, केवल वो कंसीडर किए, बिल डिस्काउंटिंग कंसीडर नहीं किए। तो बिल डिस्काउंटिंग पे जो हमारी रेट आएगी वो 10% आएगी, और ये जो 10% रेट है ये एक रीज़नेबल रेट है। इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्शंस भी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने अपने रिपोर्ट में रेज़ किए। वो ये है कि भाई कंपनी जो है बहुत तेज़ी से जो है केपेक्स कर रही है और एक्विजिशन कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन तेज़ी के बढ़ने के प्रयास में इनकी जो लिक्विडिटी है ना वो शॉर्ट होती जा रही है। और ऐसा नहीं हो कि इनको लिक्विडिटी मिले ही नहीं, इनको उधार लेना पड़े, और जैसे जैसे कंपनी उधार लेती है वैसे वैसे कंपनी रिस्की होती जाती है। दूसरी बात ये उन्होंने ये कहा कि जो ये एक्विजिशन कर रहे हैं तो इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एक्वायर्ड कंपनीज़ हैं उनके जो फाइनेंशियल है ना, वो जो मजबूत फाइनेंशियल है, उनके कारण इनके स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स चमक रहे हैं, इनकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। एक अफवाह बाजार में और उड़ी कि अकाउंटिंग लैप्सेस के कारण अपने ऑडिटर को भी चेंज करने वाले हैं। हालांकि कंपनी ने ये मना किया कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन बाजार को ऐसा लगा कि भाई क्या पता अंदर कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके कारण जो है ऑडिटर जो है ना उसको ये चेंज कर रहे हैं। तो इसके कारण भी जो शेयर है ना वो बहुत ज़ोरदार तरीके से गिरा। हालांकि जब कंपनी के क्लैरिफिकेशन धीरे धीरे जब आए और जैसे जैसे इन्होंने अपनी कॉन कॉल की इन्वेस्टर्स के साथ, बड़े इन्वेस्टर्स के साथ, वैसे बाज़ार में विश्वास लौटा और कंपनी जो है 3700 के भाव से अब कंपनी 500 रुपये रिकवर कर गई है और लगभग इसका प्राइस 4500 रुपये हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो भाव में गिरावट आई ये केवल और केवल इस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट के कारण थी या कोई अन्य कारण भी थे? तो उसके लिए देखिए मैं आपके सामने 2 या 3 फैक्ट्स रखता हूँ। पहला फैक्ट तो ये है कि जब दिसंबर में इस कंपनी की गिरावट शुरू हुई तब इस कंपनी का पी वो लगभग 90-95 का था। और हमने जो हमारा पुराना वीडियो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था उसमें भी हमने ये इस बात को डिस्कस किया था कि ये कंपनी जो है ना ये प्राइस टू परफेक्शन है, और ज़रा सा भी इसमें ऊंच नीच हुई ना, ज़रा सा भी खटका अगर हुआ निवेशकों को, ये कंपनी नीचे लोअर सर्किट मारेगा। और वैसा ही हुआ। ये कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड थी और जैसे ही कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की ये रिपोर्ट आई तो कंपनी के क्लैरिफिकेशन का इंतज़ार किए बगैर ही निवेशकों को ये भय हुआ कि भाई ऐसा नहीं हो कि कंपनी पहले ही ओवर वैल्यूड है और ये फिर नीचे गिरने लग जाए।
तो उन्होंने जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने अपना माल पहले बेच के जो प्रॉफिट बुक करना जिसको बोलते हैं, एक तरीके से आप ये समझें, तो वो इन्होंने कर लिया। एक दूसरा फैक्ट ये है कि 18 नवंबर को 1.16 करोड़ का 1.5 साल का लॉक इन था। वो लॉक इन ख़त्म हो रहा था और बाज़ार को ये सूचना थी कि ये शेयर, चूंकि इनका लॉक इन ख़त्म हो गया तो ये बिकने आ सकते हैं। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पहले से आशंकित रहते हैं कि ज़रा सा ऐसा भी ज़रा सा लगता है कि कंपनी में सेलिंग आ रही है, तो वो अपना माल जो है ना वो पहले छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा फैक्ट ये। तीसरा फैक्ट ये था कि अगर आप इस कंपनी का मंथली चार्ट देखें तो पिछले दिसंबर में, यानी दिसंबर 24 और जनवरी 25 में भी लगभग इसका भाव 7800 रुपये था और वहाँ से ये 1-1.5 महीने में गिरकर वही 3700-3800 रुपये आ गया और फिर ये कंपनी में प्राइस राइज हुआ और अब की बार ये खेल जो है वो नवंबर और दिसंबर के महीने में हुआ है, नवंबर 25 और दिसंबर 25 में, और वहाँ पर भी ये वही 7700 से गिरकर 3700 रुपये आया है। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए लोअर लेवल पे इन्वेस्टर या कहें इंस्टीट्यूशंस को खरीद रहे हैं और हायर लेवल पर जैसे ही कुछ खटका आता है वैसे ही इसको बेच रहे हैं। तो एक गेम इसमें ये भी हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप ये बोलेंगे कि भाई अब ऐसा सिचुएशन है तो मैं अब इसको ख़रीद लेता हूँ और ख़रीदने के बाद जब इसका भाव बाद में 7700 तक पहुँचेगा तो मैं इसको बेच दूंगा, क्योंकि टेक्निकल तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस बारे में मैं आपको कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो टेक्निकल वाला काम है ये बेसिकली जो लोग मोमेंटम पे प्ले करते हैं उनके लिए ज़्यादा जो है असरदार है। और मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि आपको जो शेयर खरीदना है ना वो अच्छे बिजनेस मॉडल वाले शेयर खरीदने और सस्ते रेट पर खरीदने। हो सकता है उस रेट पे खरीदने के बाद आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये है कि आप ऊपर के भाव पे कभी ट्रैप तो नहीं होंगे। अब इस कंपनी में जो ट्रिगर्स हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। हालांकि ये जो ट्रिगर्स हैं ना ये सारे बाजार को मालूम है और ये इस प्राइस में, यानी इस जो 4200 का जो उसका प्राइस है इसमें समाहित है ये सब चीज़ें। तो पहली चीज़ इनकी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो OSAT फैसिलिटी है वो जनवरी 2026 में ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी OSAT फैसिलिटी क्या होती है, बेसिकली हम इस बारे में जो हमारा ओरिजिनल वीडियो है यानी केन्स का जो हमने बिजनेस मॉडल का वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, वहाँ से उसको आपको डिटेल में पता लग जाएगा। बेसिकली ये कोई चिप जो कोई दूसरी कंपनी किसी दूसरे देश में बनाती है उसको बेसिकली ये टेस्टिंग करके असेंबल करके पैक करके आगे भेजेंगे। तो एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये इनका एक PCB जो HDI PCB है वो प्लांट आ रहा है इनका, वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा अगस्त 2026 में, अगले साल। तो HDI ये PCB क्या होता है, HDI का मतलब है हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट। अब ये हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट PCB वो PCB होते हैं जो छोटे PCB होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सारी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिएचराइजेशन की तरफ जा रही है, यानी छोटे छोटे जो कंपोनेंट है ना वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आपने ईयरबड्स देखें तो पहले ईयरबड्स की जो साइज़ थी वो बड़ी हुआ करती थी और अब ऐसे ईयरबड्स भी आ गए हैं जो आपको पता ही लगेगा कि कान में लगे हुए भी हैं या नहीं है। तो वो जो सर्किट बोर्ड होते हैं उनके लिए तो छोटे सर्किट बोर्ड जो है वो बनाने की फैसिलिटी आ रहे हैं, जिनके कारण इस कंपनी में ग्रोथ आने की संभावना है। अब इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 27,900 करोड़ रुपए का है। ROE जो है लोअर मिडिल रेंज में 11% की। डेट इक्विटी जो है हर 100 रुपए की इक्विटी पर 19 रुपए का कर्जा है, लेकिन जो PE है ना वो 74 का है। इस 74 के PE में इस कंपनी के सारे ग्रोथ प्लान, सारी कंपनी की अच्छाइयाँ वो समाहित हैं। और ये जो कंपनी है ये कंपनी मेरी नज़रों में अभी भी एक ओवरवैल्यूड कंपनी है। टेक्निकल लेवल कहाँ तक जाएगी ये कंपनी उसके बारे में मैं कोई कमेंट करता नहीं हूँ। हमेशा आपको अगर कोई शेयर को खरीदना है या बेचना है तो इस बारे में आपको निर्णय जो है वो स्वतंत्र निर्णय लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेना है। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।